चल रहे थे impurities. Impurities जो होती हैं they are compound said to impure, it is having foreign, कोई भी foreign particle पाया जाता है उसको हम impure कहते हैं. केमिकल impurities क्या होती हैं? The pure chemical उसी को कहेंगे they are compound free from foreign particle. कोई they are not contain any foreign particle, is known as impurities के. इम्प्यूरिटीज कितनी तरह की होती है? डिफरेंट टाइप ऑफ ये इम्प्यूरिटीज क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है? इम्प्यूरिटीज जो होती हैं ये 3 टाइप्स की होती है, जिसको हम देखते हैं ऑर्गेनिक, सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है. एक होती है बाय डिग्रेडेशन ऑफ रिलेटेड इम्प्यूरिटी, दूसरी होती है प्रोसेसिंग रिलेटेड इम्प्यूरिटी. डिग्रेडेटेड इम्प्यूरिटीज क्या होती हैं? एपीआई डिग्रेडेशन. एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं वो कंपाउंड होते हैं जो प्योर होते हैं. जैसे आप ड्रग लेते हैं पैरासीटामोल, पैरासीटामोल इज द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. दे आर एपीआई कहते हैं इसको. या एट्रोपिन लेते हैं, या हम आइबुप्रोफेन लेते हैं, या कोडीन लेते हैं, यार एपीआई कहलाते हैं. एपीआई में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहलाते हैं. अगर कोई इंग्रेडिएंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डिग्रेडेड हो जाता है तो दे आर नॉट इम्प्योर कहलाता है. या एक्टिव फार्मास्यूटिकल के साथ जो एक्सपीरियंट यूज करते हैं, जब हम टैबलेट कैप्सूल कोई भी बनाते हैं तो एक्सपीरियंट यूज करते हैं, जैसे डाइल्यूएंट है, डुप्लीकेट है, डिफरेंट कंपाउंड हम यूज करते हैं. वो अगर वो रिएक्ट कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर जाते हैं, तो दे आर नोन एज दे आर इम्प्योर कहलाते हैं. या एपीआई कोई रेसिड्यू के साथ, कोई हमारा मटेरियल है उसके साथ इंटरेक्ट कर गया तो दे आर इम्प्योर कहलाएगा. यहाँ हमने जो एक्टिव कंस्टेंट जिसमें पैक किया कंटेनर में, उसने उसके साथ रिएक्शन कर ली. कई बार देखा होगा हम कोई घर में सामान भी रखते हैं तो जो है जो बर्तन होता है वो कभी कभी ब्लैक या व्हाइट पड़ जाता है, उस वो नोन एज कोई भी कंटेनर के साथ रिएक्शन होती है नोन एज इम्प्योरिटी कहलाती है. ये दिस आर इम्प्योर हो जाते हैं. दूसरा प्रोसेस होता है हम प्रोसेस रिलेटेड इम्प्योरिटी. कोई हम प्रोसेस कर रहे हैं तो प्रोसेस करते में कोई इंटरेक्शन हो जाता है किसी के साथ तो दिस नोन एज इम्प्योर बन जाता है. दिस नोन एज इम्प्योरिटीज कहलाती है. जैसे कोई एक्सपीरियंट है, हमने जो एक्सपीरियंट मतलब डाइल्यूएंट या वो लिए थे, दोनों इंटरेक्ट कर गए, दोनों हमने जो पहले चेक नहीं किया कि वो दोनों रिएक्शन कर रहे हैं. जो हमने एक्सपीरियंट जो टैबलेट या सिरप बनाने में यूज किए वो दोनों एक्सपीरियंट जो है रिएक्ट कर इंटरेक्ट कर गए, दे आर नोन एज इम्प्योर कहलाता है. या कोई हमने मटेरियल स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया वो रिएक्ट कर गया, दे आल्सो इम्प्योर कहलाता है. या जो बाई प्रोडक्ट बना, जो लास्ट में प्रोडक्ट निकल रहा है, जो बाई प्रोडक्ट है, दे आल्सो इम्प्योर मटेरियल कहलाता है. जो जैसे हम कोई भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट के बाद जो मटेरियल निकलता है, दिस इज नॉट बाई प्रोडक्ट, दे आल्सो इम्प्योर मटेरियल कहलाता है. जैसे आपने गन्ना का जूस निकालते, जूस को निकाल लेते उसके बाद जो मटेरियल मिलता है, दिस इज नॉट इम्प्योर मटेरियल. तीसरा होता है इंटरमीडिएट. जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ भी कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो उसको नोन एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहलाते हैं. इंटरमीडिएट इम्प्योरिटीज का है. कोई रिएक्शन हो जाता है गलत, कोई भी हाथ गलत, आपने जो रिएक्शन कर रहे थे आपने कोई टेस्ट ट्यूब गलत डाल दी उसमें, या कोई मटेरियल गलती से मिक्स हो गया, या आपका हैंड साफ नहीं था, वो जो है आपके साथ रिएक्ट कर गया, दिस नोन एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. प्रोसेस बनाते समय कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कोई रिएजेंट डल गया, उसके साथ कोई रिएक्शन हो गई, या कोई लेजेंड जो उसमें रिएक्ट कर गया, या कोई कैटलिस्ट उसने क्या किया कॉम्प्लेक्स बना लिया, दिस नोन एज दे आर नोन एज ऑर्गेनिक. ये चार्ट है, बहुत ही सिंपल वे में दिया हुआ है. दे आर ऑर्गेनिक. नंबर 1 डिग्रेडेटेड इम्प्यूरिटी और दूसरा प्रोसेस रिलेटेड इम्प्यूरिटीज. ये आपको मैंने बताया. और डिग्रेडेटेड इम्प्यूरिटी 2 तरह की होती है. ऑर्गेनिक जो है डिग्रेडेटेड रिलेटेड इम्प्यूरिटी, और प्रोसेस हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें कोई रिएक्शन हो जाना तो वो इम्प्यूरिटी कहलाती है. दूसरा होता है सॉल्वेंट. सॉल्वेंट हम 2 तरह की यूज करते हैं. एक करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक करते हैं नॉर्गेनिक. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे आपने देखो ईथर
ईथर अल्कोहल, उसमें अंदर कोई इम्प्योरिटी अगर प्योर नहीं हो मटेरियल, दिस नॉन एज इम्प्योर कहलाता है। जैसे आपने इनऑर्गेनिक लिक्विड होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दे आर इनऑर्गेनिक लिक्विड होती है। अगर हम इसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जैसे आपने जो प्रिपरेशन बनाई उसके अंदर कोई आपने जो सपोज आपने 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, जिस बोतल में बनाया, बोतल यूज करी, वो आपने क्लीन नहीं की, उसके अंदर कोई मटेरियल प्रेजेंट था, तो वो आपके साथ इम्प्योर हो जाएगा, इम्प्योरिटी प्रोड्यूस कर देगा। नेक्स्ट वन होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कोई रिएजेंट बना रहे, रिएजेंट में कोई सॉल्यूशन बना रहे, तो दे आर प्रोड्यूस इम्प्योरिटीज आ सकती है। कोई लेजेंड रिएक्ट करता है, कोई कैटलिस्ट रिएक्ट करता है, या हमने सॉल्यूशन बनाया, आपने जैसे देखा वो लिक्विड टेस्ट बनाया, जनरल सिंपल वाटर लिया, उसके अंदर क्या होता है, सिंपल वाटर होता है, उसके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल्स क्या करते हैं, जो लिमिट टेस्ट को इंटरफेयर करते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक में आपने देखा लिमिट टेस्ट में आपने डिस्टिल वाटर की जगह सिंपल वाटर ले लिया, तो ये यार इम्प्योरिटी है। इनऑर्गेनिक साल्ट ली, इनऑर्गेनिक साल्ट प्योर नहीं लेके आपने रॉ मटेरियल यूज कर लिया, तो वो भी इम्प्योरिटी है। जो फिल्टर या चारकोल यूज किया, फिल्टर वो देखा फिल्टर वो क्लीन नहीं था, आपने ये फिल्टर यूज किया, वो गंदा हो रहा था, आपने यूज करके ये आल्सो प्रोड्यूस इम्प्योरिटी प्रोड्यूस करेगा। कोई भी चारकोल है जो फिल्टर कर रहे हो, वो प्योर चारकोल नहीं है, हमने फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया, ये आल्सो इम्प्योर हो जाएगा। तो ये और डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज होती है। एक हो गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनसे जो है इम्प्योरिटी आ सकती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज कहलाती है, जो हम जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। दूसरा आता है, इसमें दो पॉइंट है, टाइप ऑफ इम्प्योरिटी और दूसरा है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। अब हमारा ये सबसे बड़ी समस्या है, कहाँ से सोर्स है जो इम्प्योरिटी प्रोड्यूस कर सकती है। पहले तो डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटी, जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सॉल्वेंट, ये मटेरियल होते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कहाँ से आ सकती हैं ये इसकी सोर्स क्या है, कहाँ से इसको ये जो इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस कर सकती है। तो उस प्रोड्यूस करने के लिए कहाँ से आ सकती है इम्प्योरिटीज। पहला पॉइंट है रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर। रॉ मटेरियल यूज करेंगे, हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वहां से भी आ सकती है। जो प्रोसेस में हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, वहां से भी आ सकती है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, वहां से भी हो सकता है। या हम कोई डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, या इम्प्योरिटीज, कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, वहां से भी इम्प्योरिटी आ सकती है। कोई सॉल्वेंट है या रिएजेंट है, उसमें जो वेसल के साथ जो कंटेनर यूज कर रहे थे, जो रिएजेंट वेसल थी जिसमें हमने पैकिंग करके लाए थे, वो आल्सो रिएक्ट कर जाती है कई बार, तो जिसके कारण इम्प्योरिटी आ सकती है। और साथ में एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर हमने कोई प्रोसेस किया, कोई प्रोसेस बना रहे हैं, बाहर की ऑक्सीजन या एयर में रखे, तो उसके कारण जो उसमें कोई कंटामिनेशन हो गया। सपोज जैसे आपने हमने देखा इनऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड ऐसे, तो अगर उनको खुला छोड़ देते तो वाट एयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये बाहर खुला छोड़ देते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर देता है। जो इफरवेस जो हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट होते हैं, वो अगर खुले में प्रोसेस किए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, इम्प्योरिटी प्रोड्यूस करते हैं। डिफेक्टिव स्टोरेज, आपने प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया, जैसे आपने देखा कई प्रोडक्ट हम गलती से खुला छोड़ देते हैं, तो वो जो है इम्प्योरिटीज आ जाती है। जैसे आपने कोई वॉलेटाइल हो खुला छोड़ दें, पता चला बोतल ही खाली होगी, वो इवेपोरेट हो जाता है। तो या कोई हमने खुला छोड़ दिया, स्टोरेज प्रॉपर नहीं किया, आपने कहीं देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट पे लिखा रहता है स्टोरिंग वेल क्लोज कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, या स्टोर इन फ्रिज, स्टोर इन फ्रिज, फ्रीजर। ध्यान रखिए फ्रीजर और फ्रिज में डिफरेंस होता है। फ्रीजर मीन्स आइस बॉक्स में रखना, और फ्रीजर और फ्रीज मीन्स उसको जो टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर होता है, उस पर रखना है। फ्रीजर, फ्रिज एंड फ्रीजर का डिफ्रेंशिएट करता है। तीसरा होता है एडल्ट्रेशन, कोई इम्प्योर मटेरियल मिक्स हो जाना, कोई मिक्स कर देते। कई बार क्या होता है, कोई चीज महंगी हो जाती है, कई बार लोग जो है उसकी डिफेक्टिव कॉस्टली होने के कारण जिसमें इम्प्योर मटेरियल मिक्स कर देते हैं, या इम्प्योरिटीज कहलाते हैं। अब वन बाई वन हम उसको आगे पढ़ेंगे।
अब है रॉ मटेरियल एम्प्लॉय मैन्युफैक्चरिंग। जो रॉ मटेरियल कैसे डिफेक्ट करते हैं, जैसे अगर कोई इम्प्योरिटी आर प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल या कोई इसमें मेटल प्रेजेंट है या कुछ प्रेजेंट है which are used in preparation of pharmaceutical chemical, then these can be carried out through the manufacturing process and to final product. First final compound will contaminate these. जैसे कोई हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसके अंदर वो प्योर नहीं है, उसके अंदर कोई भी मेटल प्रेजेंट है, तो वो क्या कहते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस फार्मास्यूटिकल केमिकल की, तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चला जाएगा और ये फाइनल प्रोडक्ट में प्रोड्यूस बन चला जाएगा, और ये जो है इम्प्योर मटेरियल उस इम्प्योरिटी से जो कंपाउंड है वो कंटामिनेटेड, फाइनल प्रोडक्ट जो है कंटामिनेटेड हो जाएगा इम्प्योरिटी से। जैसे जब हम कॉपर सल्फेट का प्रिपेयर करते हैं बाय एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन बाय कॉपर टर्निंग उसके जो पॉइंट कॉपर के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो जो है कॉपर सल्फेट हम प्रिपेयर करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करते हैं, उसमें कॉपर डाल देते हैं, तो ये कॉपर सल्फेट बनाते हैं। बट कॉपर जो होता है, कॉपर में कई बार क्या होता है, दे आर कंटेन आयरन और आर्सेनिक प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपने कॉपर को पहले टेस्टिंग करके नहीं लिया, अगर उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो उसको अगर हमने पहले प्योर नहीं किया और उसको यूज कर लिया, तो दीज इम्प्योरिटी आयरन और आर्सेनिक दे आर मिक्स टुगेदर, कॉपर के साथ चला जाएगा, जो कॉपर सल्फेट बनना है वो कॉपर सल्फेट में मिक्स हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, अगर हमने जो मटेरियल यूज कर रहे हैं प्रोसेस के लिए, अगर वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल जो है प्योर नहीं है, अगर वो प्योर नहीं है तो वो क्या होगा, वो फाइनल प्रोडक्ट को इम्प्योर कर देगा। तो ये ध्यान रखिए, जब हम जैसे कॉपर सल्फेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, ये इंटरफेयर कर रहा है कि कॉपर सल्फेट प्रिपेयर करने के लिए हमको सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर डालना। कॉपर में पता होता है कि उसके अंदर आयरन आर्सेनिक होता है, तो उसको ध्यान रखिए वो कॉपर यूज करें, वो प्योर यूज करें। अगर भाई आपने कॉपर सिंपल सादा कॉपर यूज कर लिया, तो इसके कंटेन आयरन और आर्सेनिक प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि देयर रॉ मटेरियल ऑलरेडी चला जाएगा उसके अंदर, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे जिंक सल्फेट, हम जिंक बनाते हैं, जिंक सल्फेट बनाते हैं, तो जिंक क्या करता है, जिंक मेटल या जिंक आइदर जिंक से बनाते हैं या जिंक ऑक्साइड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यह जिंक सल्फेट बना देता है। बट जिंक जो होता है, जिंक में जो है जिंक जो मेटल यूज, जब हम रॉ मटेरियल निकालते हैं उसमें से माइन से, तो वहाँ जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ जिंक होता है, उसके अंदर एल्यूमिनियम पाया जाता है, कॉपर ही पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आर्सेनिक पाया, आयरन होता है, ये उसमें इम्प्योरिटी मिक्स होती है। या तो पहले उसको जो हम कॉपर जिंक यूज कर रहे हैं, तांबा यूज कर रहे हैं, उसको पहले प्योर कर लें, उसके बाद हम उसको यूटिलाइज करें। अगर हमने प्योर नहीं किया और उसको हमने यूज कर लिया, तो जो इम्प्योरिटीज है, जो एल्यूमिनियम है या कॉपर है, वो हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर घुस चला जाएगा और जो है इम्प्योर कहलाएगा। जैसे आपने जिंक सल्फेट बनाया या कॉपर सल्फेट बनाया, तो हमने कॉपर यूज किया या जिंक सल्फेट बना, तो जिंक के अंदर इम्प्योरिटीज होती है, तो इसलिए जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ मटेरियल यूज करें वो प्योर यूज करें, जिससे क्या है कि जो इम्प्योरिटीज है वो उसके अंदर ना आए। दूसरा है रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हम कोई रिएजेंट बना रहे हैं, इफ द रिएजेंट व्हिच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नॉट कंप्लीटेड रिमूव बाय वॉशिंग, दे आर स्टिल प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्ट। जब हम रिएजेंट बना रहे हैं, अगर हमने उसकी प्रोसेस प्रॉपर नहीं की, उसकी वॉशिंग नहीं की, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनना है, वो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटी आ जाएंगी। इम्प्योरिटी आने के कारण वो फाइनल प्रोडक्ट में चला जाएगा। हम जब रिएजेंट बनाएं तो उसकी प्रॉपर वॉशिंग करें या प्रॉपर उसको प्रोसेस करें, जिससे कि जो इम्प्योरिटी जो वो इनसाइड ना प्रोसेस करें। जैसे हम अमोनियम मरकरी इस रिएजेंट बना रहे हैं, तो हमारे अमोनियम अम्यूनेटेड मरकरी या रिएजेंट बना रहे हैं, तो दे आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग मर्क्यूरी क्लोराइड एंड अमोनियस डाइल्यूट अमोनियम सॉल्यूशन। तो क्या करते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है मर्क्यूरी का, वो प्रेसिपिटेट बनता है। अगर हम उसको प्रॉपरली, जो प्रेसिपिटेट है उसकी वॉशिंग कोल्ड वाटर से प्रॉपरली नहीं करें, कंप्लीट ना करें, अगर उसमें से अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिमूव ना करें, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो इसलिए उसकी प्रॉपरली वॉशिंग करें, उसको कंप्लीटली वॉश करें। वॉश करने से क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो क्लियर हो जाएगा, जो
फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रेसिपिटेट होगा वो प्योर होगा। इसलिए ध्यान रखिए जब हम फाइनल, जैसे कोई प्रोसेस है जो फाइनल प्रोडक्ट है, कोई रिएजेंट बना रहे हैं, तो वो प्रॉपर प्योर बने। अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी, अगर हम जैसे आपने देखा होगा वेजिटेबल लाते हैं, अगर घर में यूज करते हैं, अगर हम उसकी वॉशिंग प्रॉपर नहीं करें, लाने के बाद मिट्टी से निकल के आपने खेत से लाया और लिया है और यूज करा, तो उसके अंदर 10 पार्टिकल आ जाएंगे। तो क्या करते हैं हम उसको प्रॉपरली वॉशिंग करते हैं। प्रॉपर वॉश करने से क्या होगा, अगर उसकी वॉशिंग प्रॉपर नहीं करी तो वो जो सैंड पार्टिकल है वो इनसाइड द उसके अंदर आ जाएंगे, और जब हम खाना बनाएंगे तो जो सैंड मटेरियल थे वो इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो इसलिए क्या है कि उसकी प्रॉपर वॉशिंग होना जरूरी है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, तो वहां भी हम उसको प्रॉपरली वॉशिंग करें, जिससे कि जो इम्प्योरिटीज है वो निकल जाए। तीसरा है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, कई बार क्या होता है जब हम बीच में प्रोडक्ट बना रहे हैं, समटाइम क्या होता है इंटरमीडिएट सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग कैरिंग थ्रू द फाइनल प्रोडक्ट। जैसे हम पोटेशियम आयोडाइड बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, बाई इंटरेक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम आयोडाइड। कई बार क्या होता है जो इंटरमीडिएट रिएक्शन हो रही है वो प्रॉपर नहीं होती है, इसके कारण उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो जाती है। तो उसकी प्रोसेस को, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनना है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो हाइड्रोक्साइड पोटेशियम आयोडाइड एंड हाइड्रोआइडाइड बनना है, तो वो हाइड्रोआइडाइड प्रॉपरली रिमूव हो जाना चाहिए। ये ध्यान रखिए, प्रॉपरली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को प्रॉपरली ध्यान रखिए, प्रॉपर रिएक्शन हो जाए। ऐसा नहीं प्रॉपर रिएक्शन नहीं हो तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो फाइनल प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट वन है डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर कोई डिफेक्ट है, डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, डिफेक्ट सच एज इम्परफेक्ट मिक्सिंग, आपने जो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करी, तो जैसे आपने कोई सॉल्यूशन बनाया उसकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करी, या इनकम्प्लीट रिएक्शन नहीं करी, उसकी जो रिएक्शन हो रही थी वो प्रॉपर नहीं होनी थी, नॉट अदरेंस टू प्रॉपर टेम्परेचर, जो हमको टेम्परेचर गर्म करना चाहिए था वो प्रॉपर टेम्परेचर नहीं, वहां लिखा था कि इसको बॉईल करने के लिए 100 डिग्री चाहिए, आपने 50 डिग्री पे कर दिया, तो क्या हुआ उसका, या कोई प्रेशर हमको चाहिए था वो प्रेशर प्रॉपर नहीं था, हमको पीएच देखना था, एसिडिक पीएच होना चाहिए, आपने पीएच मेंटेन प्रॉपर नहीं किया। तीसरा चौथा पॉइंट है, कुछ ऐसे पॉइंट है रिएक्शन, अपनी जो कंडीशन थी रिएक्शन की वो प्रॉपर मेंटेन नहीं, जिसके कारण जो प्रोडक्शन कर रहे थे केमिकल का वो इम्प्योर बना। आपने क्या किया, डिफेक्ट में क्या किया, उसको मिक्सिंग प्रॉपर नहीं की, इनकम्प्लीट रिएक्शन नहीं प्रॉपर होने दी, उसको जो है प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, या आपने प्रेशर मेंटेन नहीं किया, या उसका पीएच मेंटेन नहीं किया, आपको चाहिए था एसिड बना दिया एल्कोहल, रिएक्शन डिफरेंशिएट हो जाती है, वो प्रॉपर रिएक्शन नहीं, या उसकी जो कंडीशन थी तो हमने उसको मेंटेन नहीं किया, आपको कोल्ड वाटर डालना चाहिए, आपने गर्म वाटर डाल दिया, हॉट वाटर डाल दिया, यार रिएक्शन प्रॉपर नहीं। जैसे आपने मेथड ऑफ प्रोड्यूस जिंक एग्जांपल लिया है, जिंक ऑक्साइड इन्वॉल्व इन एयर इन मेटेलिक जिंक एंड ब्राइटनेस इन करंट ऑफ एयर, वेपर ऑफ मेटल्स बर्न, जब हम जलाते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है, कलेक्शन ऑफ व्हाइट फाइन पाउडर बन जाता है। अगर कोई एयर आ जाती है उसको गर्म करने में, तो ये क्या करती है, ब्राइटनेस को कम करती है, और कोई वेपर जो होते हैं जिसके बाद जो जिंक बन रही थी जिंक ऑक्साइड वो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, हमको जो है टेम्परेचर, जो भी रिएक्शन कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको प्रॉपरली फॉलो करें। ऐसा नहीं कि हम कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं, आपने टेम्परेचर मांगा है उन्होंने 100 डिग्री, तो मान लो 100 डिग्री आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और जब उन्होंने पीएच एसिडिक मांगा तो एसिडिक रिएक्शन, जो एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन करेगा, उसका आपको मिक्सिंग करनी है, तो ये नहीं आपने प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करी, जैसे आपने टैबलेट बना रहे हैं, आपने एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपाउंड को प्रॉपरली मिक्सिंग नहीं किया, जहां आपने सॉल्यूशन में सपोज सस्पेंशन बना रहा है, सस्पेंशन में आपने प्रॉपर मिक्सिंग करी, जैसे मिक्सिंग नहीं करी तो दिया इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। नेक्स्ट होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम जैसे जो वाटर होता है सबसे सस्ता है, चीपेस्ट होता है, तो हम जब भी कंपाउंड, जब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं वाटर,
तो ध्यान है कि हम डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। अगर हम उसको सिंपल वाटर यूज कर लेते हैं, क्योंकि देखिए टेप वाटर यूज करते हैं, हमने आपको लिमिट टेस्ट दिया, हम यूज कर रहे थे, ध्यान है कि हमने यूज किया था डिस्टिल वाटर। क्योंकि जो हम सिंपल टेप वाटर होता है उसके अंदर इम्प्यूरिटी जो सल्फेट होता है, कार्बोनेट होता है, और जो सोडियम मैग्नीशियम आइंस होते हैं, ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी पर होते हैं, जिसके कारण इम्प्यूरिटी प्रोड्यूस हो जाती है। सॉफ्टनिंग वाटर यूज करते हैं, तो दे आर पासिंग टेप वाटर थ्रू सोडियम आयन फॉर्म which are remove the divalent cation from the tape. Exchange of sodium potassium exchange हो जाता है, they are also impurities present होती है, जिसके कारण जो सॉफ्ट वाटर होता है फ्री फ्रॉम कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट, बट मोर क्वांटिटी ऑफ उसमें सोडियम पाया जाता है, इसके कारण जो है उसमें इम्प्यूरिटीज आ जाती है। डी आयोनाइज वाटर प्रिपेयर किया जाता है बाई पासिंग ऑफ टेप वाटर के थ्रू, हमको कॉलम से पास करते हैं, आयन एक्सचेंज होते हैं फ्री फ्रॉम सोडियम पोटेशियम, बट समटाइम्स उसमें ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज रह जाती हैं। दीज इम्प्यूरिटीज जो होती हैं यार इम्प्यूरिटीज जो है इंटरफेयर करती हैं, तो इसलिए उसको ध्यान रखें, जैसे आपको यूटिलाइज करना है डिस्टिल वाटर फ्री फ्रॉम ऑल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, अगर उसको अगर आपने प्रॉपर सॉल्वेंट किया क्वाइट कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि हम जब डिस्टिल वाटर यूज करते हैं तो वो कॉस्टली होता है, सादा वाटर सिंपली चीपेस्ट होता है। कई बार हम यूज डिस्टिल वाटर की चीप वाटर टेप वाटर यूज कर लेते हैं, सिंपल वाटर यूज कर लेते हैं, बट उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो इम्प्यूरिटीज आ जाती है, क्योंकि हम सिंपल वाटर यूज करेंगे भैया मैग्नीशियम आयन सोडियम आयन जो डिफरेंशिएट आयन आ जाते हैं। तो ध्यान रखिए जब हम डीमिनरलाइज करते हैं तो समटाइम ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज आ जाती हैं। नेक्स्ट वन है एक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड रिएजेंट और रिएक्शन वेसल। कई बार हम सॉल्वेंट बनाते हैं, हमको ये नहीं पता कि कोई भी रिएजेंट बनाना, ग्लास बोतल बनाना है या मेटेलिक बोतल बनाना है, तो ये ध्यान रखिए जब भी हम कोई भी रिएजेंट या सॉल्वेंट बनाए तो ध्यान रखिए कंटेनर जो वेसल यूज करें उसका ध्यान रखिएगा। Some solvent and some reagent may react with metal of the reaction vessel during the manufacturing, may dissolve the metal and appearing. कई बार क्या होता है कि जब हम सॉल्वेंट या रिएजेंट बनाते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि भाई हमको ग्लास की बोतल बनाना चाहिए या मेटल बनाना चाहिए। अगर हमने बनाना था ग्लास बोतल में, आपने मेटल बना लिया, तो क्या होगा, कोई जैसे एसिड है आपने मेटल बनाया तो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और उसके साथ फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटीज में जो मेटेलिक जो वेसल्स होती है, या तो आयरन की होंगी, कॉपर की होंगी, टिन की होंगी, एल्यूमिनियम की होंगी, या स्टील की होंगी, या आयरन की होंगी जिसके अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट होगा। ये क्या करेंगी, ये इम्प्यूरिटीज प्रोड्यूस करेंगे, जिसके कारण जो फाइनल प्रोडक्ट जो रिएक्शन होती, जो सॉल्वेंट था, जो रिएजेंट था, जो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, आपने कोई मेटल के साथ मेटल में उसका रख दिया तो वो क्या मेटल के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो कंटेनर का वेसल का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो वो जो वेसल है उसमें यूज करे, अदरवाइज वो रिएक्शन हो जाएगी। आवाज कट रही है। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, तो इसकी जो वेसल है, तो वेसल का ध्यान रखिए, जो कंटेनर है उसका ध्यान रखिए कि हमको रिएजेंट किस में बनाना है, सॉल्वेंट किस में बनाना है। गलती से भी सॉल्वेंट गलत बना लिया तो दियर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और वो जो है उसमें इम्प्यूरिटी प्रोड्यूस कर देगा। जैसे आपने देखा होगा मेटल जो मेटल कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉपर का, तांबे का होता है, लोहे का होता है, टीन का होता है, कॉपर एल्यूमिनियम का होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है। तो ये डिफरेंट मेटल यूज करते हैं। आयरन होता है, आयरन में आयरन का जो मेटल होता है लोहे का होता है, उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इम्प्यूरिटीज उसके अंदर ना है। तो हमको जब रिएजेंट बनाए या सॉल्वेंट रखें तो मैं जो वेसल है उसका विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज उसमें इम्प्यूरिटी आने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट वन है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जैसे हमने इंडस्ट्रियल एरिया में क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल ज्यादा होते हैं। डस्ट पार्टिकल में मतलब होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज्यादा होता है, सिलिका जेल होती है, पार्टिकल होते हैं, प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं, सब सल्फर गैसेस होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। कई जगह आपने देखा ब्लैक स्मोक होता है, काला धुआं होता है। तो ये क्या करते हैं, ये हमको मैन्युफैक्चरिंग जब प्रोसेस करते हैं तो वो इंटरफेयर करते हैं हम दूरी में। तो यहाँ देखिए क्लाइमेट का हमको ध्यान रखना पड़ता है। जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, क्लाइमेट जो मेंटेन करना पड़ता है, पॉल्यूशन फ्री एरिया होना चाहिए। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कर रहे हैं,
मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये क्या करता है, अगर गलती से भी हम खुले में प्रिपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये एटमोस्फियर से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेगा जो एयर में प्रेजेंट होती है, और ये क्या करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज। गलती से भी ये आपने देखा हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड खुला छोड़ देते हैं बोतल को, तो ये जो है डिकम्पोज हो जाते हैं और दे आर कन्वर्टेड टू सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये एटमोस्फेरिक एयर से क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है और दे आर प्रोड्यूस कार्बोनेट बना लेती है। तो ध्यान रखिए, तो ये खुला नहीं रहना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिफेक्ट ऑफ स्टोरेज फाइनल प्रोडक्ट, हम जो प्रोडक्ट को स्टोरेज करते हैं तो वो ऐसा नहीं खुला रह जाए। तो केमिकल डिकम्पोजेशन दे आर नॉट प्रॉपर्ली स्टोरेज, अगर उनको प्रॉपर्ली स्टोरेज नहीं किया जाए, जैसे आयोडीन, आयोडीन को हम जो है किसी रिएक्ट कॉर्क या रबर के साथ रिएक्ट करता है या सब मेटल के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो उसको प्रॉपर्ली रबर के बोतल में पैक करके उसको प्रॉपर्ली सील्ड करके रखा जाता है या ग्लास बोतल में रखा जाता है। अगर उसको कॉर्क लगा के रख देंगे तो ये क्या करेगा, आयोडीन जो है कॉर्क के साथ रिएक्ट कर लेगा। कुछ ऐसे होते हैं जैसे पोटेशियम आयोडाइड, ये डिलीक्विसेंट सब्सटेंस है एंड दे गेट लिक्विफाई। अगर कोई मॉइस्चर खुला रह गया, अगर उसको प्रॉपर्ली स्टोरेज, पोटेशियम आयोडाइड खुला बोतल छोड़ दिया आपने, प्रॉपर उसका ढक्कन जो जिस बोतल में रखा है वो प्रॉपर्ली पैक नहीं किया, अगर गलती से उसका कैप खुला रह गया या लूज रह गया, तो ये क्या करेगा, बाहर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये डिकम्पोज हो जाएगा, जो सॉलिड था वो लिक्विड कन्वर्ट हो गया। तो ध्यान रखिएगा, मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए, प्रॉपर्ली स्टोरेज होना चाहिए। जो कंपाउंड जैसा है, इफर अगर वो कंपाउंड जो है फाइनल प्रोडक्ट एफरवेसेंट है, तो उसको प्रॉपर्ली एयर टाइट कंटेनर में पैक करना चाहिए। लास्ट है एडल्ट्रेशन। कई बार क्या होता है, तो लोग जो है कॉस्ट, जब रेट बढ़ जाते हैं किसी प्रोडक्ट के, सब फार्मास्यूटिकल की कॉस्ट बढ़ जाती है, ज्यादा महंगे हो जाते हैं, तो क्या करते हैं उसमें चीपेस्ट जो सस्ते मटेरियल को मिक्स कर दिया है। जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड बहुत कॉस्टली आइटम है, कई बार क्या होता है, ज्यादा कॉस्ट, ज्यादा महंगा हो जाता है, तो क्या करते हैं उसमें सोडियम ब्रोमाइड डाल देते हैं। जैसे पूरे ड्रग होते हैं, कुछ ऑयल होते हैं, जब आपने देखा होगा मार्केट में ऑयल जो है महंगा हो जाता है, तो उसमें जो सस्ते ऑयल होते हैं उनको मिक्स कर दिया जाता है, सस्ते ऑयल को मिक्स करते हैं, जिस नॉट एडल्ट्रेशन कहलाता है, एडल्ट्रेशन। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो बेनिफिट लेने के लिए हम जो है उसमें सस्ते आइटम को मिक्स कर देते हैं। ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ, कहाँ से इसमें सोर्स हमने आपको बताया, डिफरेंट टाइप के सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज आई। इसके जो इम्प्योरिटी है ये इफेक्ट क्या डालती है, कई बार क्या होता है, जब हम जो इम्प्योरिटीज हुए ये टॉक्सिक बन जाती है, हमारे बॉडी को डेंजरस कर देती है, तो अगर लिमिट से ज्यादा पाई जाए। दूसरा क्या, उसकी लाइफ को खराब कर देती है, डिक्रीज कर देती है प्रोडक्ट को, या इनकम्पैटिबल, जो हमारे जो सब्सटेंस इनकम्पैटिबल हो जाते हैं, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। कई बार क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, या कोई टेक्निकल डिफेक्ट आ जाता है फॉर्मुलेशन में, तो क्या जो प्रोडक्ट बन रहे थे उसमें टेक्निकल डिफेक्ट आ गया, उस जो इम्प्योरिटी अगर घुस जाती है, कई बार फिजिकली केमिकल चेंजेस आ गए, केमिकली खराब हो गया या इम्प्योरिटी यूज हो गई, तो ये जो इफेक्ट करते हैं, कई बार हम इम्प्योरिटीज का डेंजरस बन जाता है। लिमिट से ज्यादा अगर कोई इम्प्योर हो जाता है, तो कई बार नमक में आटा डालते हैं, अगर आटे में नमक डालते ठीक है, नमक में आटा डाल देते हैं, क्या उल्टा हो जाता है, तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, ध्यान रखिए। तो ये जो इम्प्योरिटीज है, एनालिटिकल जो हम उसको डिटरमाइन करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन, उसकी सॉल्युबिलिटी को चेक करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं, टेस्ट ऑफ प्यूरिटीज करते हैं, ऐसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। डिस्क्रिप्शन, उसका कलर तो नहीं चेंज हो गया, टेस्ट तो नहीं चेंज होगा, क्रिस्टलाइन बनाया तो क्रिस्टलाइन है, उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज तो नहीं हो गई, सॉल्युबिलिटी है कि नहीं हमने दिखाया, तो उसमें एसिड में सॉल्युबल है, वो एसिड में सॉल्युबल नहीं। आइडेंटिफिकेशन, कोई इंप्योरिटी लग रहा है कि आपने इसमें इंप्योरिटीज है, तो उसको डिफरेंट केमिकल टेस्ट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी प्योरिटी चेक कर लेते हैं, डिफरेंट टेस्ट से हम उसकी प्योरिटी को टेस्ट करते हैं, ऐसे से उसकी क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे हम जो है उसको टेस्ट करते हैं। जैसे टेस्ट ऑफ प्योरिटीज के लिए उसका कलर, टेस्ट, ऑर्डर, फिजिकल कंटेंट, एसिडिटी, पीएच, एनायन, कैटायन, मॉइस्चर कंटेंट,
insoluble residue, loss of drying, ash value, acid value, organic impurities, ये डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका कलर टेस्ट, प्योरिटी प्योर है कि नहीं प्योर के लिए क्या कई बार हम देखते हैं कि जो हम प्रोडक्ट लेने गए उसका व्हाइट कलर होना चाहिए, जैसे हम घी मार्केट में घी लेने जाते हैं तो घी में क्या देखते हैं, स्मेल कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका जो कलर कैसा है, उसमें स्मेल तो नहीं आ रही, उसका उसकी जो है मॉइस्चर कैसा है उसमें, तो ये सब चीजें चेक की जाती है। जो कंपाउंड होते हैं उसमें एस वैल्यू, कोई ज्यादा मेटल तो नहीं प्रेजेंट, सल्फेट चेक करते हैं। ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है जो हम उसको टेस्टिंग से हम उसको, ऐसे में हम डिफरेंट क्वांटिटी प्रोडक्ट टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन से हम उसको एसिडिटी क्वांटिटी डिटरमाइन कर लेते हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्स मेट्रिक कंपाउंड है तो उस कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन से हम उसको डिटरमाइन करते हैं। ये डिफरेंट ऐसे करने के लिए मेथड है जो हम उसको डिटरमाइन करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये इस यूनिट में जो क्वेश्चन आते हैं, राइट डाउन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, आयरन, लिमिट टेस्ट ऑफ शॉर्ट नोट्स ऑन इंडियन फार्माकोपियास। जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, आपको हिस्ट्री पूछ सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, लिमिट ऑफ आर्सेनिक, या डिस्कशन द टाइप एंड सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। ये क्वेश्चन अराइज होते हैं पूरे इस यूनिट में। तो ये क्वेश्चन अराइज होते हैं आपको इसमें